जिंदल साहब। जी सर। लेट्स स्टार्ट मीटिंग। राइट सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार। आए हुए सभी पार्टिसिपेंट का वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। आज की मीटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री राकेश अग्रवाल जी से पुनीत जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें और सेशन को शुरू कराएं। राकेश अग्रवाल जी। थैंक यू जिंदल जी। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जितने पार्टिसिपेंट हैं उन सबको मेरा नमस्कार। पुनीत जी किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं, इनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है। लेकिन पुनीत जी जो है आजकल वो सिर्फ टैक्सेशन में ही नहीं अपितु दूसरी क्षेत्रों में भी आज अब आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से काफी केसेस इन्होंने दूसरे भी किए हैं। हाई कोर्ट में जो है इनके काफी केसेस आते रहते हैं और काफी इन्होंने हमें रिलीफ दिलाया है। पुनीत जी के बारे में, पुनीत जी मेरे छोटे भाई हैं और मैं बस जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं ज्यादा क्या तारीफ करूं। हमेशा जब भी मैंने इनसे कुछ भी कहा है, किसी भी मीटिंग के लिए कहा, हमेशा ही उपस्थित रहे हैं। और सब्जेक्ट को मैं इनके इसलिए नहीं कह रहा कि आज ये स्पीकर हैं, लेकिन मैं वैसे कहूं तो विषय की बहुत गहरी समझ रखते हैं, बहुत गहरी भी और बड़ी आसान भाषा में डिलीवर भी करते हैं। क्योंकि मैंने कई बार इनको हाई कोर्ट में भी आर्ग्यू करते हुए देखा है और मैं भी इनके साथ रहा हूँ कुछ ओकेजन पर, तो बड़ी गहरी समझ है इनकी, इसमें कोई शक नहीं। तो आज का जो विषय है सम्मन अंडर जीएसटी, ये भी जो है सम्मन, हाउ टू टैकल सम्मन, यानी कि सम्मन नहीं है विषय, हाउ टू टैकल सम्मन अंडर जीएसटी। तो ये एक विषय है और आजकल सम्मन जो है हम सब के लिए एक, मैं तो कहूँ कि बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है। कहीं ना कहीं ऑफिसर जो है इसको अब्यूज कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। क्लाइंट से अननेसेसरी दबाव देकर पैसे जो है जमा करवाए जाते हैं। दूसरी तरह भी हम सब जानते हैं, मैं इस ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल नहीं सकता कि वो किस तरह से जो है एक्सप्लॉइट करते हैं क्लाइंट। मैं आज पुनीत जी हमारे साथ हैं और वो आज हमें बताएंगे हाउ टू टैकल द समन्स under GST and other notices under the GST. So I will not take much time because time is very limited. So now I request Puneet ji, please enlighten us on these topics. Please. राकेश जी थैंक यू। उपस्थित सभी टैक्स प्रोफेशनल्स और मेंबर्स ऑफ टैक्स प्लेनेट, office bearers of tax planet, senior members of our profession and younger friends, आप सभी को मेरा बहुत प्यार भरा हार्दिक नमस्कार। आजकल समय खिड़कियों का आ गया है। पहले खिड़कियों में नेता और संवाददाता दिखते थे, अब खिड़कियों में अधिवक्ता और इनफैक्ट पूरी दुनिया जैसे सिमट के इस 15-14 इंच की स्क्रीन में आ गई हो, ऐसा कुछ महसूस होता है। मुझे लगता है कि समय तो अवश्य कठिन रहा ही है, पर हर एक कोई चीज शायद मुश्किल से बड़ी शायद सिखाने वाली कोई चीज नहीं होती। हम सबके पास ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल्स अवेलेबल थे जब हम 2020 की शुरुआत में एक नए वर्ष की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो ये सब अवेलेबल था। ये कुछ भी नया नहीं है। जिस प्लेटफॉर्म पे हम अभी हैं वो भी नया नहीं है। लेकिन 22 मार्च 2020 के बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि ये हम सब ने सीख लिया और आज हम सब डिस्टेंस का जो एस्पेक्ट था, स्पेस का जो एस्पेक्ट था, उसको हम सब ने ट्रांसेंड कर लिया। वी हैव क्रॉस दैट बैरियर। और मुझे लगता है यही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वी हैव मूव्ड टू अ न्यूअर डायमेंशन ऑफ लिविंग and a way in which
physical boundaries have actually been transcended by virtual world where we can all see each other. ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंट हमारे टॉपिक के साथ तो शायद ना हो, लेकिन अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू सी दैट सिल्वर लाइनिंग। और कहते हैं कि किसी भी बड़ी मुसीबत के बाद कोई बड़ा प्राप्त भी होता है। तो आप सबके सामने अपनी बात शुरू करने से पहले यही प्रार्थना रख रहा हूं कि हम सब एक नए और अच्छे विश्व की ओर, जहां पर परस्पर प्रेम, सहयोग, सौहार्द, ऐसा वातावरण हो जहां मनुष्य दूसरे जीवों को मनुष्य, चाहे वो दूसरे जीव मनुष्य हो या कोई भी और जीव हो, उनको उस परमात्मा की कृति समझकर और प्रेम के भाव के साथ उनके साथ डील करे, ना कि सब कुछ डिस्ट्रक्शन की ओर चले। तो ऐसी कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः कि मैं आज का अपना जो कार्य मुझे सौंपा है आप लोगों ने और जिसके लिए मुझे बुलाया है, वो मैं आगे अपना शुरू करता हूँ। समन्स और नोटिसेस, जो रूपरेखा राकेश जी ने रखी, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि हम लोग समन्स पे ही खाली डिस्कस करेंगे, लेकिन जो रूपरेखा राकेश जी ने रखी उससे लगता है कि हम लोग शुरुआत समन्स वाले डिस्कशन से ही कर लें। और उसके अंदर एक बात जो जरूर थोड़ा सा कहीं ना कहीं रह के मन में आती है, वो ये कि हाउ टू टैकल द समन्स। देखिए, जो इनडायरेक्ट टैक्स का जूरिस्प्रूडेंस जिस तरीके से डेवलप हुआ, और मोर स्पेसिफिकली जो एडजुडिकेशन का प्रोसेस जो था, कस्टम्स, एक्साइज और उसके बाद सर्विस टैक्स के अंदर जो सिस्टम हुआ करता था एडजुडिकेशन का, डिमांड की डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता था, एक तो आपका वो है जो आप लोगों को खुद ही कह दिया, असेसी सेज हिमसेल्फ दैट दिस इज माय लायबिलिटी। बट उस लायबिलिटी के अलावा, if there is a dispute in respect of some liability, if the department feels that there is something more which is to be brought to tax, but the assessee is of the other view, तो उस प्रोसेस को हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट पेमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन पेमेंट, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं। और वो जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी तरीके से इवॉल्व हुआ कस्टम्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स में। और उस प्रोसेस की एक बड़ी ही सैंक्टिटी थी। कोर्ट्स ने उस प्रोसेस को बड़ी इंपॉर्टेंस दी, इतनी इंपॉर्टेंस दी कि डिमांड्स को ही ड्रॉप कर दिया गया अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ तो। इस बात की परवाह किसी ने नहीं करी कि डिमांड मिलती है या नहीं मिलती, डिपार्टमेंट को वो टैक्स मिलता है या नहीं मिलता। सबने एक ही चीज की परवाह करी, वो थी रूल ऑफ लॉ, कि कानून कहता क्या है, कानून चाहता क्या है, कानून कैसे आगे बढ़ना चाहता है, कानून कैसे चाहता है कि हाउ शुड द डिपार्टमेंट एंड द ऑफिसर्स हु आर कैरिंग आउट द एडजुडिकेशन प्रोसेस, what should be the steps that they should follow. And if they do not follow it, many of the steps which were missed were considered to have a fatal effect on the entire adjudication process. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। मान लीजिए कि कोई एक एग्जेम्पशन थी जो असेसी ने क्लेम करी, और डिपार्टमेंट ने बोला कि ये एग्जेम्पशन इसलिए नहीं मिलती, उन्होंने एक कारण बताया कि ये इसलिए नहीं मिलती और शो कॉज दे दिया। तो वो शो कॉज इसीलिए ड्रॉप करना पड़ा अल्टीमेटली क्योंकि वो जो कारण था वो सस्टेनेबल नहीं था। उसके अंदर फिर कोर्ट्स ने ये नहीं प्रश्न किया कि अच्छा अगर ये कारण नहीं था तो दूसरा कारण दे दो, कोई बात नहीं, ये कारण नहीं था एग्जेम्पशन का तो क्या हो गया, एग्जेम्पशन के लिए तो जो भी कारण हो, अगर ये शो कॉज नोटिस में जो कारण लिखा है अगर ये नहीं है एग्जेम्पशन को डिनाई करने के लिए इनफ, तो उस केस में आप इनको दूसरा कारण दे दो, अगर और कोई वैलिड कारण है तो। नहीं, कोर्ट्स ने ऐसा नहीं कहा। कोर्ट्स ने कहा कि अगर शो कॉज नोटिस में आपकी एलिगेशन ये है और अगर वो इट डज नॉट होल्ड
to be the true position in law. तो जो show cause is to be dropped, उसके बाद क्या होगा आप देखना, in accordance with law, whatever is required to be done, you do. But they never gave a fresh lease of life to the department, saying that you add something in the show cause notice. No. So that process of adjudication, it began with that document called a show cause notice. And the show cause notice was considered to be a boundary of the case. It was like a playground, and your ball cannot afford to get out of that playground. And as soon as you go out, you are out of the game. You are no more in the field, and the department was not permitted to go out of that field. This was the sanctity of the process. Secondly, many times the show cause notices were absolutely, they were absolutely vague. They didn't say anything. What they are alleging, they did not say. And many times we found that the show cause notices were held to be bad in law because they did not put any case across which the assessee could reply. And again, the department did not, on many occasions, did not get the opportunity to make any additions in the notice. And broadly, we have followed the same provisions of adjudication as were existing under the Central Excise, Customs and Service Tax. तो हमने वही परंपरा को हमने आगे बढ़ाया, और उसमें कई प्रोविजंस को सेक्शन 75 में कई एडजुडिकेशन से रिलेटेड प्रोसेसेस को जो कोर्ट्स ने एस्टैब्लिश किए थे, सेक्शन 75 में जनरल प्रिंसिपल्स देके उनको अपहोल्ड भी रखा गया। यस, ये प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने, आप शो कॉज से बियॉन्ड नहीं जा सकते, आपको शो कॉज में ग्राउंड्स देने, उन ग्राउंड्स के बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो वो जो मैदान था क्रिकेट का, वो बड़ा ही, मतलब जिसे बोलते हैं ना भद्रजनों का खेल, जो मैदान था वो बड़ा ही वेल इस्टेब्लिश्ड बाउंड्रीज वाला मैदान था, और उसके अंदर एक फेयर गेम हो सकता था, एक फेयर प्ले हो सकता था, जहां से अपनी बात रखता, डिपार्टमेंट अपनी रखता। बट तब क्या हो जब युद्ध मैदान के बाहर चला जाए। ये जो समन्स का सारा जो एक प्रोसेस शुरू हुआ इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने सारे फेयर प्ले को बिगाड़ दिया। क्योंकि फेयर प्ले तो तब है ना जब आप एक कोर्ट के सामने जाते हैं जो एक फेयर जुडिशियल एडमिनिस्टर करता है, द वन हु इज ट्राइंग टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। बट अगर प्रायर टू एडजुडिकेशन इटसेल्फ अगर सब कुछ ही प्री डिटरमिन होने लग जाए, अगर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं अगर वो एडजुडिकेटर की हैट को वियर कर पाए और उनके पास सजा देने का प्रायर टू डिसीजन ऑफ डिफॉल्ट, प्रायर टू एडजुडिकेशन ऑफ द अमाउंट, अगर उनके पास ये पावर्स आ जाएं कि दे कैन प्री पनिश यू, they can pre-punish a person who is accused of an offense. So they have unanalyzed and unbridled powers, and then there is no scope for fair play, because they have now got the power to hold you guilty even prior to the determination of liability. They can simply in their mind think that this person has done the wrong and put a person behind bars. So now, why so much discussion on the summons? Why so much discussion on the powers of the officers? No one would question the powers if they are exercised reasonably. No one would question the powers if people who are on the receiving end, they feel that those who are in power, those who have the authority, they are acting reasonably. They are acting in a manner
in which we should be treated by the tax officers. But there are many things which has led to this problem. Why this kind of an absolute power has arisen to the officers? I think those who have got themselves involved in the menace of fake billing, whether it be issuance of fake billing or it be the receipts of these fake bills, on the basis of which ITCs has been availed, and huge amount of government revenue has been in that sense misappropriated. The entire system has accepted the administrative excess that has been created by this dual menace of arbitrary summons and illegal arrests. अगर आप बड़े ध्यान से क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को देखें, क्रिमिनल लॉ के अंदर अगर हम सिंपल पुलिस के रिलेटेड केसेस के ऊपर ध्यान दें, तो उसमें कोई भी क्रिमिनल एक्शन, कोई भी एक्शन जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज नेमली पुलिस लेती है, that is always after an FIR. There is at least a first information report which is to be investigated by a police officer. An FIR is filed by someone, and on the basis of which the police takes cognizance of the offense. Now, it was always believed, and the way the department always proceeded was, ये बड़ा ही एक unwritten rule था. और मैं इसे अनरिटन क्यों कहूं? अगर आप ध्यान से देखें तो डिपार्टमेंट के सर्कुलर्स भी थे इसके ऊपर, जो ये कहते थे कि ऑर्डिनरीली आप प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं करेंगे जब तक एडजुडिकेशन नहीं हो जाती, क्योंकि जो प्रोसेस ही था वो ये था कि जो द वन हु यूज्ड टू सैंक्शन द प्रोसिक्यूशन, he used to arrive at a satisfaction that yes, this is a case of prosecution when he used to determine the liability. तो जब सिविल लाइबिलिटी से रिलेटेड यानी टैक्स लाइबिलिटी से रिलेटेड नोटिस इशू हुआ करता था और उस नोटिस का असेसी जवाब देता था, he at least got an opportunity to explain his side of the case, and he used to furnish all the documents, evidences, statements which he wanted to rely to demonstrate that no, he was not at fault while determination of tax liability. उस समय पे जब वो फाइनल एडजुडिकेशन होती थी, तो जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर था, he was entrusted with this responsibility that now you see, is it a fit case for launching prosecution? Because after all, in economic laws, if you launch prosecution, what it means is essentially you are subjecting the businessman to the sword of prosecution. So that balance is to be very carefully drawn. The right to carry on the business, which is treated to be a fundamental right, and the right to curtail the freedom of a person, the personal liberty of a person while he is carrying on the business. And business is not only for the person who does it, it's the lifeblood of the economic activity of the whole nation. So a very careful balance is required to be drawn. Neither it can be argued that a businessman can have an unbridled right to loot the nation by duping the taxes or by taking away money from the public coffers by acts such as fake billing. At the same time, those who are in administration cannot be given unbridled powers that if they assume or think that a person may be guilty of doing some offense, then without following the due process of law, they can go to the extreme situations of even curtailing, for leave aside right to carry on business, they go to the extreme situation of curtailing the liberty of the businessman. That kind of a fine balance is required to be made, and that was the order of the day, and that is how it was ensured कि आप पहले adjudication कर लें और उस समय पे determine करें, अगर जरूरत हो तो आप उसके बाद
प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दे। बट ये जो सारा फेक बिलिंग का एक रैकेट चला और काफी लंबा चला, मुझे लगता है कि सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, सभी साइड्स को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये सीखने की भी जरूरत है कि इस कंप्यूटर एरा में किसी का कोई एक्शन छुपना बहुत टफ है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो कुछ काम ऐसा करते होंगे तो कहीं ना कहीं तो वो ये सोचते होंगे कि दे विल नॉट बी कॉट। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इतनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स पे अवेलेबल हो गई है, इतनी डेटा और इतनी मैचिंग्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट अगर सही बात कही जाए तो अगर वो इंफॉर्मेशन आप जितने भी लोग यहाँ मौजूद है अगर उनको दिखा दी जाए फेक बिलिंग वाली, तो 90% केसेस में आप, क्या 90 नहीं बल्कि मैं कहूंगा 98% केसेस में आप लोग सब भी वही कंक्लूड करेंगे जो वो मे बी ऑफिसर्स कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल देयर इज अ पैटर्न व्हिच कैन बी इजीली डिसिफर्ड। तो उस कारण से वो जो इतना क्लियर पैटर्न दिखता था कि किसी को भी जब ये बताया जाए कि ऐसा मेरे साथ हुआ, तो जब उससे पूछा जाता था कि तुमने क्या किया, और जब वो चीज सामने आती थी जो डिपार्टमेंट एविडेंसेस लेके आता था, तो जो डिसीजन लेने वाला होता था उस सिचुएशन में वो थोड़ा सा पसोपेश में रहता जरूर था, क्योंकि वो एविडेंसेस वर वेरी क्लियर अगेंस्ट दोज हु वर कॉट डूइंग दिस फेक बिलिंग थिंग। तो ये मैं आपको बैकग्राउंड क्यों दे रहा हूं, क्योंकि किसी भी टेक्स्ट का जो एवोल्यूशन होता है वो उसके कॉन्टेक्स्ट से होता है। देयर कैन नेवर बी अ लॉ which has the meaning derived out of the language alone। और मैं आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की याद दिला देता हूं, आपको सबको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी समय जब बदला तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कोर्ट्स ने डिफरेंट तरीके से लिया। उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर ऑल इज एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट and everybody lives with the times, and some provision of law which could have been perfectly legal and valid, or some provision law which could have been given one particular meaning in one time, can become illegal or invalid in a different time period or in a different situation। तो ये जो सारा समन्स और अरेस्ट से रिलेटेड जो डिस्कशन और डिस्कोर्स है आज की डेट में, that is revolving around this fake billing issue, and because of that context to it, the text has also acquired a highly skewed meaning, it has acquired a very different dimension। So जब हम बात करें नॉर्मल सिनेरियो में तो बहुत अजीब लगता है कि ये कैसे आपकी समन्स की इतनी पावर हो सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसे अरेस्ट कैसे कर सकते हैं। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी सेड, बट व्हेन दोस थिंग्स आर considered in this peculiar context, then those very wrong things, seemingly wrong things, they suddenly start appearing to be righteous, or rather something which may be called as reasonable। All right, if this is the fact, then all right। This is how this whole episode or this whole law is to be seen। ये समन्स हैं क्या, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समन एक प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जब भी चलती हैं, कोई केस सामने होता है कोर्ट के, तो वो समन करके लोगों को बुलाती है कि भाई आओ, हमें आपसे ये जानना है, हमें आपको एक, आपके पास हमें लगता है कागज होगा, आप लेकर के आओ। It's basically a process which is followed by the courts who are seized with the matter to deal with that matter।
It's a power which a court possesses in its ordinary course of carrying out its functions, and it's a well-recognized power of the courts. Now, while carrying out investigation and while collecting the facts which relate to the matter, the authorities who are investigating that have also been invested with the power to summon under Section 70 of the GST law. In fact, if you see the power vested with them even under the Central Excise Law, that was Section 14 of the Central Excise Act. And that was to be read along with Section 83 of the Service Tax Law, Finance Act 1994, where this very same section was incorporated by reference in the Service Tax Law also. This is not a power which was not existing prior to GST. It's a power which used to exist. So now let us see what this summoning power actually is. मैं आपके साथ एक छोटी सी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, बिल्कुल ही छोटी है, बट थोड़ा सा उससे अपने कॉन्टेक्स्ट को आगे डेवलप करते हैं समन्स को लेकर. फिर समय बचा तो थोड़ा सा एडजुडिकेशन और नोटिसेस भी डिस्कस करेंगे. तो इसमें अगर आप देखें सेक्शन 70 कहता क्या है, एक जरा सा बेस देख लेते हैं, फिर वापस डिस्कस करें. पावर टू समन पर्सन्स टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट. तो ये किस लिए होता है कि एविडेंस कुछ लेना है मेरे को, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए कहना है. एक बात बड़ी अच्छी राकेश जी ने कही थी अभी जब ये प्रोग्राम शुरू हो रहा था उससे पहले, कि भाई आपके सामने कोई केस आया, आपको लगता है कि उस केस की जानकारी शर्मा जी से मिल सकती है क्योंकि वो कुछ इसके, मान लीजिए इस केस से कुछ ना कुछ रिलेशन है. अज्यूम करिए कि उनकी दुकान ही उसके बराबर में है जिसका काम चल रहा था और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कोई इलीगल धंधा अगर चलता था. तो उन्होंने शर्मा जी को समन किया. तो एक बड़ी ही मुसीबत क्या आ गई कि वो शर्मा जी को समन करके ये तो पूछते ही हैं कि तुम्हारा पड़ोसी क्या करता है, पर ये प्रश्न तो 7वें नंबर पे पूछते हैं. उससे पहले 6 प्रश्न ये होते हैं कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते थे, तुम्हारी दुकान में क्या सौदा बिकता है, क्या रेट ऑफ टैक्स तुम लगाते हो, कितनी टर्नओवर है, पिछले 4 साल में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट किया, उस सब की सारी इनवॉइसेस ले आओ, सप्लाई की सारी इनवॉइस ले आओ. और 8वां पॉइंट होता है तुम्हारे पड़ोसी का नाम क्या है, पप्पू की दुकान में क्या बिकता है, आपने कभी इसको कहीं जाते देखा. तो ये एक प्रश्न सामने आता है कि क्या इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज जो हैं वो उस लिमिट तक जा सकती हैं जहां पर जो उनकी इन्वेस्टिगेशन के दायरे के बाहर है. ये प्रश्न के जवाब देने में दिक्कत बहुत आती है. ऐसा इसलिए है, अगर आप ध्यान से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करता है. हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिकन लॉ की तरह एब्सोल्यूट नहीं है. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट होते हैं, उसके कुछ एक्सेप्शंस बाद में कोर्ट्स को ड्रॉ करने पड़े, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी राइट एब्सोल्यूटली नहीं दिया. राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मीन कि समवन स्टार्ट्स abusing someone else saying this is my freedom of expression. No, that is not, and that is not how our whole society has evolved. We have always evolved with self-restraint. We have always evolved with a feeling of balancing the rights with obligations. तो जो जितने भी राइट्स हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट ऑफ कैरिंग आउट द बिजनेस हो, चाहे वो नॉन कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी विदाउट द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड बाय लॉ. तो अगर हम ध्यान से देखें आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को और 21 को, तो ये बड़ा ही क्लियरली ये बात कहेंगे कि देखिए, नो पर्सन, मैं 21 पढ़ रहा हूं,
No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. अब जब ये सवाल उठता है कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो लॉ में कोई प्रोसीजर एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो अगर थोड़ा राकेश जी, सभी पैनलिस्ट थोड़ा अगर म्यूट कर लें तो अच्छा होगा। सो अगर आप इसको, मैंने आपको जो सेक्शन 70 दिखाया वो क्या बोलता है, द प्रॉपर ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल हैव पावर टू समन एनी पर्सन हुज अटेंडेंस ही कंसीडर नेसेसरी, राइट। और इस सेक्शन 70 में उसके बियॉन्ड और ज्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ। ईदर टू गिव एविडेंस, बस इतना और लिखा हुआ है, ईदर टू गिव एविडेंस or to produce a document or any other thing in any inquiry in the same manner as provided in case of civil court. तो अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें तो जो वर्ड यूज्ड है वो है टू प्रोड्यूस एविडेंस और डॉक्यूमेंट और एनी अदर थिंग इन एनी इंक्वायरी इन द सेम मैनर एज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ सिविल कोर्ट। सो अगर कोई ऑफिसर इज एक्सरसाइजिंग द पावर because he is carrying out an inquiry pertaining to a case, then obviously his right by asking a person to remain present is only to inquire regarding that inquiry. But then where does that boundary ends and where is the definition of the subject matter of inquiry? आधे बार तो ये भी नहीं लिखा होता कि हम आपकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर क्यों रहे हैं, कोई सब्जेक्ट मैटर ही नहीं पता कि क्यों हो रही है। कभी कभी तो ये होता है कि वो फलाने की हो रही है इसलिए आपको बुलाया है, कभी कभी आप ही की हो रही है और पता ही नहीं कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो आप सभी कुछ ले आओ। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल कई डायमेंशंस में खड़ा होता है। एक डायमेंशन तो मैंने आपके सामने रखी जहां पे श्रीमान पप्पू जी की इंक्वायरी चल रही है और आप उसके पड़ोसी हैं शर्मा जी, आपको बुलाया कि जी आप बताओ, और बताते बताते उसका नंबर तो 7वें पे आया, आपसे ज्यादा पूछ लिया। ये एक डायमेंशन हो गई। दूसरी ये हुई कि शर्मा जी कोई माल बेचते हैं जिसपे उनको डाउट है कि इस पे रेट ना 18 होना चाहिए, शर्मा जी 5 लगा रहे हैं, तो इसका मतलब इंक्वायरी इज रिलेटिंग टू दैट प्रोडक्ट। बट मोर ऑफन देन नॉट व्हाट हैपेंस इज दैट वो प्रोडक्ट का सवाल तो 8वें नंबर पे पूछेंगे, पहले सारी दुनियादारी आपसे पूछ लेंगे। इसके अब हम थोड़ा तय में जाते हैं कि इसका आंसर है क्या। जैसा मैंने आपको पढ़ के सुनाया आर्टिकल 20 में, अगर समन बुला रहे हैं, समन दे रहे हैं, तो मतलब आपको बुलाया जा रहा है, और समन के नीचे लिख दिया जाता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ये भी लिख दिया जाता है कि आप मेरा प्रेमाइस छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक मेरे से परमिशन ना ले लें। तो इट्स लाइक अ, आई वुड नॉट कॉल इट, मतलब आई वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग इफ आई कॉल इट एन अरेस्ट, but it's some sort of curtailment of liberty. At least some sort of curtailment of liberty is there. There is an exercise of jurisdiction over you physically by someone who is subjecting your freedom to his wish. इतना तो है ही ना, इतना तो हम कह ही सकते हैं। अगर इतना है तो आर्टिकल 21 तो डेफिनेटली लगता है you are curtailing the liberty of a person, and that has to be in accordance with procedure established by law. Section 70 may give the power, but actually it is not establishing any procedure. So a very big mistake which is being carried out by the legislators is that the power is being granted, but a fair procedure is not being established. And even if it is being established, in many cases it is not being followed. Please see section 83. There are cases after cases after cases of misuse of this provisional attachment, and ultimately the Supreme Court had to declare it to be a draconian provisions, and whatever are the conditions laid down in that, the Supreme Court has elaborated that they must be followed and the manner in which they must be followed. But my question to all of us is, are they being followed? So there are two stages to the question. Number one,
if you very closely see, Section 70 as such itself do not provide the procedure for curtailment of the personal liberty of a person. It's extremely important that there should be guidelines. It's extremely important that there should be a fair and, first of all, a procedure, and secondly, it must be fair. To have a procedure is Article 21's requirement, and to have a fair procedure is the requirement of Article 14. And to have a just procedure which is commensurate with the requirement of the day, that is also the requirement of Article 19, which says right to carry on the business without unreasonable restrictions. So I think when the law itself is couched in a language which is almost without bounds, which do not lays down the boundary of the game, and which says, all right, you do it. You can investigate by issuing summons without telling that to what extent he can go. And the argument which comes from the side of those who are legislating, and mostly we do not have legislators answering these questions, mostly we have the bureaucrats answering these questions, who are, in that sense, should have been considered to be the executive, not the legislators. But unfortunate thing is that now the boundary of executive and legislator is also thinning. We do not really know who are the lawmakers. We consider the government itself to be the lawmaker. That's the most unfortunate part of it. Can those who are entrusted with the executive, namely the bureaucracy, along with the ministers, can they be considered to be those making the law? And can they be considered to be those explaining why this law is there? I think this is the most unfortunate part, that somewhere there is a dwindling of the line between the legislators and the executive. And those who are executing in the name of executive exigencies, they are trying to justify the laws, and there is some sort of a blurring of that very important line. I think this is more of a matter of debate, but being professionals who are facing this, I'm trying to give this whatever understanding I have on this point. So Section 70 has absolutely no provision for procedure to be followed. And then the question would arise that if there is no procedure, because 21 do not talk about the power alone, it talks about the procedure also. So therefore, definitely a question do arise that can it be called to be violative of 21 because there is absolutely no procedure. And it's one thing which is very, very important in a democracy, is that the rights of the government and their officers definitely should exist, but there should also be checks on the rights. There should also be procedure which they have to follow. And not just that, they must be put to a very strong standard of proving that they followed the law. Now, let me give you one example. Here, I'm saying there is no procedure, but kindly go to Section 54, which is relating to refunds. A very clear timeline has been given in that for two things. Number one, it says that provisional refund is to be granted in a manner prescribed. And rule, I think 91 would say that you have to give provisional refund within 7 days if you're prima facie satisfied. आप इतने सारे प्रैक्टिशनर्स यहाँ बैठे हैं, हम 70 लोग यहाँ पर हैं. मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा अगर आपको कोई एक आध दो केस में भी कभी प्रोविजनल रिफंड मिला हो. प्रोविजन ऐसा कहता है लेकिन मिलता तो नहीं है. नंबर 2, सेक्शन 54(6) ये बोलता है कि आपको फाइनली रिफंड के केसेस को एडजुडिकेट करना है 60 दिन के अंदर. क्या आपने कितने केसेस ऐसे परसेंटेज देखी होगी जहां 60 दिन में ये केसेस एडजुडिकेट होते हैं रिफंड्स के? जनरली अगर प्रोफेशनली बहुत फास्ट ना हो कोई तो नहीं हो पाते.
So what I mean to say is that there are laws, but the laws are not followed by those who are implementing them. Every obligation is cast on those who are on the receiving side of the law to follow it. There are penal consequences. There are several fiscal and financial consequences. There are curtailment of personal liberties as a consequence for not following the law. But those who are on the implementing side, they don't follow it. I was recently arguing a matter in Uttarakhand High Court, and I said, my lords, this is a small defect which is there. My lords, this is the problem. My lords may hear the petition, and then we will definitely clear the defect. There is nothing too great about it. But what fell from the court was an Honorable Chief Justice's court, and I'm sure it's a learning for all of us. He says these are our own systems. If we also don't follow these systems, then who will follow these? I'm not getting into the righteousness debate of it, but please see that if the government establishes some systems and they themselves don't follow it, then how does we really call it a rule of law? Is the rule of law different for the citizens and those who actually implement it? These are larger questions which are creating this whole inequality kind of a situation. And why? क्यों राकेश जी इतने perturbed है इस टॉपिक को लेके? क्यों यहाँ पर गर्ग साहब, शर्मा जी, गुप्ता जी, जिंदल साहब सब बैठे हैं, जैन साहब बैठे हैं? क्यों perturbed हैं हम लोग? Why? Because somewhere we are finding that even professionals are not able to navigate the difficult situation created by this inequality of the power. We are not able to even give our reasonable explanations. We are not even allowed to enter. राकेश जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? क्या ये परेशानी आ रही है ना हम सभी को? तो अब सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर निकल के आती है वो ये है कि हम सबको इन डिस्कशंस के लेवल को थोड़ा ऊपर और लेकर के जाना होगा, और हम सबको ये जरूर ध्यान देना होगा कि इन सबके जड़ में और मूल में क्या है। जो गलत है वो हमें भी गलत कहना होगा। फेक बिलिंग गलत है, वो गलत है, बट अगर वो गलत है तो क्या उसको ठीक करने का तरीका वो है कि गलत को गलत तरीके से डील करें, और क्या सभी को उसी चश्मे से देखें? मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। एंड अगर आप ऐसा कहते हो कि वी शुड बी पुट टू अ वेरी वेरी difficult, I would say, test for determination in these cases. But then what happens when you are accountable in certain other areas? Then what is the answer to that? So a complete discourse needs to be changed. We need to make people accountable for their actions which are wrong and their inactions. And we are paying a very heavy cost for inactions of those who are responsible to act. So ये जो है हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं इन चीजों को जोड़ के देखना होगा। मैं आपको समन्स की बात बता रहा था, तो सबसे पहला मेरा पॉइंट आप सबके सामने ये है कि जो समन्स के अंदर लिख दिया गया कि आप इंक्वायरी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हो, अगर लीगली हम ध्यान से देखें तो जो इंक्वायरी है उसका स्कोप स्पेसिफाई होना चाहिए, और उसके स्कोप को स्पेसिफाई, it need not be pinpointed scope. Investigations are not pinpointed, but yes, there must be a broad scope talking about the inquiry. If you are inquiring about a lehenga or some, let's say sanitizer पे कितना झगड़ा हुआ rate of tax पे, let's say the investigation is revolving around the rate of tax on sanitizers, then why the hell are you asking the padosi of the person selling sanitizers to also tell how much lehengas he is selling? That should become the responsibility statement. That should go from us as a suggestion from Tax Planet, saying कि जी आप इस प्रोसीजर को लेकर आओ, 4 लाइनों की एक रिप्रेजेंटेशन कीजिए, आप आर्टिकल 21 पढ़ो, देयर हैज टू बी अ प्रोसीजर, आप करो इन्वेस्टिगेशन, तो आपका राइट है। अगर सरकार इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तो कौन करेगा? करिए, लेकिन प्लीज जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको कोई दायरा तो दीजिए। डोंट लेट देम बिकम हैरेसर्स, डोंट अलाउ देम टू बी लाइक दैट। आप हमारे लिए भी तो बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, उनके लिए भी करिए। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो एक नया एक सेकंड इसका एस्पेक्ट देखें तो एक और नई चीज जो हम लोग देख रहे हैं, नई तो नहीं कहूंगा मैं, नया शब्द तो गलत है इसके लिए, बट एक और चीज जो बहुत रैम्पेंट देख रहे हैं वो ये है कि many times very senior officers of
the company are being summoned, who may not even be relevant for the tax investigation. CEOs are asked to come, CFOs are asked to come, whereas there are separate tax wings जिनसे इंफॉर्मेशन तो इकट्ठी करी जा सकती है. अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें पॉइंट आउट कर रही हैं टुवर्ड्स द हायर मैनेजमेंट्स रोल, तो आप उनके तक जाइए, अगर जरूरत है तो जरूर जाइए. अगेन नो वन इज सेइंग नो टू दैट, बट द क्वेश्चन डू अराइज कि बहुत सारे केसेस में स्ट्रेट अवे समन ही इशू होता है टू द सीईओ ऑफ द कंपनी करके. तो इस केसेस में ऐसे समय आए हैं जब people have approached the courts and have requested that look, this person who is there is having no relationship with the function for which you are investigating, and there are better officers available in the company who are more relevant to this function. और ऐसा लेकिन तब होगा जब हम पहले क्लियरली डिपार्टमेंट को ही अपना व्यू और अपनी रिक्वेस्ट डाल दें. तो जनरली इसमें प्रोसेस यही होता है कि अगर ऐसा कुछ हो तो पहले एक लिखित में उनको जरूर भेज दें कि ही इज द डेजिग्नेटेड पर्सन इन टैक्स, ही लुक्स आफ्टर ऑल दीज थिंग्स एंड ही विल हैव बेटर इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड. और अगर उसके अंदर भी ही इज नॉट, ही डजंट अलाउ द समन टू बी इशूड टू समवन एल्स, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन यही होगा दैट द पर्सन हु हैज बीन issued the summon may once visit the office if the departmental officer he insists, and on visiting he may give a statement that look, I am not aware about these facts. There are only two things, that I visit along with the officer who is the relevant one and he will still answer, or you ask me questions and I will say I don't know about these things. So most of, and please remember one thing, that while the statements are being recorded in the summons, one of the aspects which concerns about tackling of summons, it's extremely important not to give any wrong information. It's very important that we give the correct information. तो ऐसे में कई बार ये सवाल आता है कि कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं. बहुत बार ये लीगल इंटरप्रिटेशन के सवाल पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया. तो आई थिंक द हायर ऑफिसर्स कैन ऑलवेज से कि जी इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस फ्रॉम आवर एडवाइजर्स, दिस वाज आवर बोनाफाइड लीगल अंडरस्टैंडिंग एंड वी वर एडवाइज्ड टू डू इट. मतलब विद इन आवर कंपनी वी टुक अ कलेक्टिव डिसीजन कि जी ये इस तरीके से होगा, या ऑन द एडवाइस ऑफ द टैक्स हेड ऑफ द कंपनी दिस वाज डन. बट फैक्ट्स शुड बी प्रेजेंटेड वेरी वेरी करेक्टली. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर फिर भी दे इंसिस्ट अपॉन ओनली द हाईएस्ट ऑफिसर टू कम who is turning out to be irrelevant for the investigation, at appropriate time with appropriate pleadings, with appropriate letters, you may then approach the court. And many times they also, you have to but demonstrate that you have cooperated in the fullest measure. That's extremely important. उसके बाद मैं 3-4 एस्पेक्ट्स इसके आपको दिखाता हूं जो बड़े ही इंटरेस्टिंग है. और अगेन वो एक कॉन्टेक्स्ट है और शायद इनमें से कुछ चीजें देखिए. आर्टिकल 20 का जो क्लॉज 3 है वो बोलता है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. तो जो भी अक्यूज है किसी ऑफेंस के लिए, उससे ही आप ये नहीं कहलवा सकते कि भैया जवाब दो, तुमने मर्डर तो नहीं किया. वो बंदा अक्यूज ही इस बात के लिए कि उसने फेक बिल बनाया, आप उसी से पूछो कि तूने फेक बिल तो नहीं बनाया. ही कैन नॉट बी फोर्स्ड, ही कैन बी आस्क्ड, ही कैन से नो. हेलो, हाँ हाँ न्यूयॉर्क का लोगो. राकेश जी आप म्यूट पर हैं, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो. हेलो हेलो बीरबल जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? हेलो बीरबल जी म्यूट कर लो अपने आप को प्लीज. और इसी तरीके से सेक्शन 161 जो है सीआरपीसी का, वो कहता है नो पर्सन इज बाउंड टू आंसर एनी क्वेश्चन व्हिच एक्सपोजेस हिम टू अ क्रिमिनल चार्ज. अब इस ये 2 आर्टिकल्स और सेक्शन ये जो है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या इंपॉर्टेंट हैं किसी भी फेयर क्रिमिनल ट्रायल के लिए. इसमें मैं आपको 3-4 एस्पेक्ट्स दिखाना चाहता हूं. जैसे एनएसआर कृष्ण प्रसाद में बोला कि राइट टू साइलेंस इज नॉट एन ऑफेंस एंड कैन नॉट बी सेड टू बी एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द प्रोसीडिंग्स. क्योंकि राइट टू साइलेंस तो आपको सेक्शन ने ही दे दिया ना.
ठीक है, आप साइलेंट रहते हो, उसके ऊपर जज सामने वालों के एविडेंसेस का क्या मीनिंग लेता है, दैट्स अ डिफरेंट, how he interprets the testimonies of others is a different matter because of your silence. But can a person be bound to be answering a question which exposes him to a criminal charge? The answer as per section 161 of the CRPC is no, he cannot be. At the same time, in Padam Narayan Agarwal, a person is not absolved from speaking the truth on the ground that such statement could be used against him. इसका context भी थोड़ा सा आगे discuss करते हैं. पहले मैं ये रवन्ना रेड्डी बाद में डिस्कस करेंगे. पहले आप ये देखें, रोमेश चंद्र मेहता के केस में सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट को एनालाइज किया गया. ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और रेफरेंस था कस्टम्स लॉ. क्वेश्चन ये था कि सेक्शन 25 बोलता है कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन टू द पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल एंड होल्ड्स नो वैल्यू. तो क्वेश्चन ये था कि जो कस्टम्स ऑफिसर के सामने स्टेटमेंट दी गई सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट के हिसाब से, क्या इट कैन बी सेड दैट इट इज इररिलेवेंट और इनएडमिसिबल एंड होल्ड्स नो वैल्यू? बिकॉज ये तो आप सबको ही मालूम है कि पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दी हुई है वो होली इररिलेवेंट है, उसका कोई भी मतलब वो तो साइट भी नहीं होगी. सो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने, इफ यू आस्क मी, आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड व्हेन आई रेड दिस डिसीजन, बट द सुप्रीम कोर्ट created some distinction between police officer and customs officer, and on the distinctions which the court drew, the court said that section 25 of the evidence act does not apply because the customs officers are not police officers. और उसी की वजह से, उसी के कारण अल्टीमेटली जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं उनकी एविडेंशियरी वैल्यू को रीड किया जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस रोमेश चंद्र केस. क्योंकि अदरवाइज तो क्रिमिनल केस के लिए तो इस स्टेटमेंट का यूज किया ही नहीं जा सकता, बिकॉज इट्स अ स्टेटमेंट विच अ पर्सन इज गिविंग टू अ पर्सन हु इज हिमसेल्फ इन्वेस्टिगेटिंग द ऑफेंस. सो इन दैट सेंस इट्स नॉट अ स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट. And if it is not a statement before the court, how can it be relied at all? We all know the basic criminal jurisprudence based upon these 23 section 25 of the evidence act कि आप पुलिस ऑफिसर के सामने जो स्टेटमेंट देते हैं वो तो रेलेवेंट ही नहीं है, और आपकी खुद की स्टेटमेंट तो किसी केस में अक्यूज्ड के खिलाफ यूज ही नहीं हो सकती. नो वन कैन बी मेड टू, उसका कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा तो वो जाकर के मैजिस्ट्रेट के सामने होगा, नॉट बिफोर द कस्टम्स ऑफिसर. But because of this distinction that has been created by this Romesh Chandra case of the Supreme Court, which according to me definitely needs a relook, though it has been followed on many occasions, but definitely it needs a relook by the Honorable Court as to whether in the context and the manner in which the provisions of GST law are being implemented and the scheme of the GST law, is it really relevant even on date? Does it hold the scrutiny which is posed by the constitution? ये questions अभी बहुत important हैं. ऐसा ना हो, मेरी ये मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा ना हो कि ये जजमेंट रोमेश चंद्र का as it is follow हो जाए GST में without someone explaining the context and as to why in case of GST the position of GST officers is even more strong than the police officer. मैं आपको एक example देता हूँ. पुलिस ऑफिसर के पास पावर है अरेस्ट करने की ओनली आफ्टर द रजिस्टरिंग ऑफ एफआईआर, और उस केस में भी आपका जो सीआरपीसी है वो आप पुलिस ऑफिसर को ये कहता है कि जो भी 7 साल से कम के सजा वाले केसेस हैं उस केस में if the person is cooperating, accused is cooperating, he is coming whenever he is giving the statement, everything, then ordinarily he should not be arrested. अर्नेश कुमार वाले डिसीजन के बेसिस पे वो सारा वो हुआ, और only when he records special reasons for arresting he will arrest. Why Arnesh Kumar says he has to also record as to why he is not satisfied or why the ingredients of exceptions to the section are attracted.
तो अल्टीमेटली ये आपका रमेश कुमार बोलता है। अब आप देखिए कि जीएसटी के ऑफिसर के पास तो उससे भी ज्यादा पावर है, उसको तो कोई एफआईआर भी नहीं चाहिए। कोर्ट्स बार बार बोल रहे हैं कि जीएसटी में अरेस्ट करने के लिए एफआईआर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब आप ये देखिए कि जीएसटी के केस में कॉग्निजेंस तो एफआईआर से नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन से होती है। जो इन्वेस्टिगेशन इस बात का, आई एम सो सॉरी, जीएसटी के अंदर मैं बोल रहा था कि कॉग्निजेंस जो है एफआईआर से नहीं होती, वो कंप्लेंट से होती है। कंप्लेंट जो कोर्ट में फाइल होती है वो इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे होती है। तो कंप्लेंट तो अभी बाद में होनी है, सारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, और वो कौन कर रहा है? जीएसटी के ऑफिसर्स कर रहे हैं, डीजीजीआई के ऑफिसर्स कर रहे हैं, जो जीएसटी की फील्ड फॉर्मेशंस कर रही है। तो अगर पुलिस के सामने कॉग्निजेंस लेने के लिए एफआईआर रेलेवेंट है और एफआईआर के बेसिस पे अरेस्ट हो सकती हैं, तो यहां तो जीएसटी वाले तो उस बेसिक डॉक्यूमेंट के भी बिना अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट्स बार बार कह रही हैं कि एफआईआर तो इसमें चाहिए ही नहीं। और वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विदाउट देयर बीइंग एनी केस व्हिच इज रिटन एनीवेयर। नाउ अ पर्सन कैन नॉट इवन गो टू अ कोर्ट एंड टेल देम दैट लुक व्हाट दे आर डूइंग इज इनकरेक्ट और व्हाट दे आर प्रपोजिंग टू डू। देखिए एफआईआर अगर लॉज हो गई तो लोग उसके अगेंस्ट क्वाशिंग में जा सकते हैं, 482 में जा सकते हैं, 226 में जा सकते हैं, लोग एंटीसिपेटरी बेल लेने जा सकते हैं। यहां तो कुछ है ही नहीं। वो एंटीसिपेटरी बेल लेने भी जाएगा तो क्या लिखेगा? व्हाई डू आई हैव एप्रीहेंशन टू बी अरेस्टेड merely because a summon has come to you? How will you apprehend that there is reasonable ground for arrest? So ये एक ऐसा, जैसा मैंने बोला ना, आर्टिकल 21 says procedure established by law। वो कोई प्रोसीजर बिगिनिंग से एंड तक कहीं है ही नहीं। There is nothing that a person can avail. There is no remedy that a person can avail. He is just shooting in air। क्या आजकल होता क्या है? वो आपको, अभी आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ऐसा जिसके अंदर कोई ऑफेंस भी लिखा हुआ हो, आपको समन दिया जाएगा। देखिए कितना कितना आर्बिट्ररी है ये। और ये प्रोसीजर भी कहीं लिखा नहीं हुआ, सिर्फ अरेस्ट से पहले कमिश्नर को सैंक्शन करना है। और वो कितनी पहले करना है? आधे घंटे पहले करना है या अरेस्ट करने के बाद ही करना है? मतलब आपने समन के लिए, देखिए कितना अनरीजनेबल है। आपने समन करके किसी को बुलाया, समन करके आपने उसकी स्टेटमेंट ले ली, समन वैसे भी कन्फाइंस में, ही इज राइटिंग इन द बॉटम कि आप मेरे से बिना बताए छोड़ के नहीं जाओगे, और अगर आप जाते हो तो यू विल बी डूइंग दिस इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड यू विल बी वायलेटिंग इट। So you practically you are in there confined. Don't call it arrest, don't call it jail, but your liberty is curtailed. And while your liberty is curtailed, your statements are recorded. So you are recording your statement not voluntarily. You are recording your statement before an investigating officer. You don't even know what the offense is. There is no recording of that offense anywhere. There is no not even an allegation of a charge against you. भाई FIR में कोई आदमी ये तो कहेगा कि जी मैंने मेरे पड़ोसी के यहाँ पे किसी को मार दिया गया, यहाँ तो वो भी नहीं है। अब आप जब वहां स्टेटमेंट दे रहे हो, उसके अंदर मान लीजिए कि आपको ये लिखवा दे कोई आदमी, पीट पीट के लिखवा दे, अज्यूम तो करना पड़ेगा ना। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि इज इट अ फेयर प्रोसीजर, उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। तो एक मिनट, मान लीजिए कि कोई पीट पीट के आपको स्टेटमेंट लिखवा ले, और जो स्टेटमेंट लिख गई उसके 1 मिनट बाद उस स्टेटमेंट के बेसिस पे कमिश्नर सैंक्शन दे दे, यस देयर इज अ ग्राउंड फॉर अरेस्ट। सो नाउ टू से दैट दिस इज still admissible, this statement is still admissible, that's why I am saying that the Supreme Court may be required to have a relook at the law, whether it continues to apply in GST, whether the setting is there. And that's why I say that definitely it seems that there is no fair procedure. In fact, there is as such no procedure that has been established by law. To say that arrest will be made by sanction made by highest officer of that department does not make it a procedure which is worth of calling a procedure. So we all need to know and understand as to whether the GST frauds are of such magnitude so as to shake the conscience of the country, and that something so grave will happen if he is not arrested after following a procedure which can at least last for a day. Are we saying this? I don't think. Sometimes we exaggerate by saying economic offenses are no less than murders, that they kill the lifeblood of the country. These are statements which again has to be seen in a particular context. If you cite these statements in a wholly inapt context, then the result that will come is a murder of and a complete
legally sanctioned unconstitutional confinement, which Constitution says and guarantees that people would get a fair opportunity, that there would be fair procedures. In fact, there would be procedures and fair procedures. So these aspects, even though a person may have committed a crime, even though there may be compelling evidences against him, but does that mean that he do not have, that the rule of law of this great country, the great nation, the great mother, will not afford him the chance of showing to those people who are responsible to govern the country, or who are responsible to administer the laws, that look, there, even in these 100 cases that you are thinking are prima facie very good, there may be at least 4 cases where people will be able to satisfy you that, look, this is not a case of taking any such measure. And would it not be a curtailment where he does not even get an opportunity to approach the judiciary for intervention? So even if he says that, look, I am available, but I have filed a case, let the judiciary decide it today, and then you decide whether really you need the custody. So all these issues with such like a procedure, which according to me is no procedure at all, it needs to be, lot needs to be improved and lot needs to be pondered over. Now, having said that, the fact of the matter is that there is a perception that the statements which are recorded before these officers can be relied by the department. We have to be extremely careful. And please remember one thing, that the officers are also not providing the statements. Yeah, this is again a trend, that my own statement is not given to me. I am at loss to understand. I have tried to understand this aspect many times, but I am at loss, complete loss to understand why something which is an evidence given by me to you, you are saying it's an evidence. Then if it is given by me to you, you are saying that I have voluntarily given to you. Then why, if I have voluntarily given to you, then why that voluntary statement, I myself cannot take a voluntary copy of that statement? If I am voluntarily giving something to you, why can't I have a copy of that voluntary thing and then give it to you? If it is really a voluntary statement, then not giving it to me itself, does it not show that it is not voluntary? Does it not show that there is something which is hanky-panky? I think these aspects need closer scrutiny. I think these judicial aspects of the matter need more finer debate than mere political statements. Look, politics may be, I am not a politician, neither I understand politics, but what little I have understood is that politics is more about what is the perception. But is law also a mere pretense and a perception, that what would people think? No, I don't think that is what law is. The law guarantees equal, that there be rule of law. And if there be rule of law, even a person who is a murder convict, leave aside murder accused, even if a person is a murder convict, his rights would also be protected in equal measure by the law. Whatever is law providing will also apply to him. So in that sense, I say that we are all professionals. We are all lawyers. We are all tax professionals. We need to create this discussion. We need to garner, harness, and increase this discussion that, look, he may be an accused. He may be a person whom you are accusing of 500 crore rupees of GST fraud, but does that mean you will not provide a fair procedure to him? Why? What is the great hurry? You want to convict him before his trial. Why? So that means either you do not have faith in your own system of trial. So all these questions need to be raised. These are all fundamentals. And what we are finding is that the whole systems are collapsing. Arrest, look at the plight of a person. He is called by a summon. He attends the summon. In the process of summons, he asks certain questions. When he asks certain questions, he gives the answers to them. Maybe voluntary, maybe
slightly in a slant. And when that happens, at that moment you sanction his prosecution and you arrest him there and then. He does not even know what was the case before him. He did not even know that there is a case being investigated against him. And what is that case? Is this not legally, can it be not called confinement of a person by using legal provisions, by using provisions of GST law? Is it not incorrect? And if a person has done business of such a magnitude, where will he run? What is so great hurry? So I think these aspects need to be seen from a wholly different angle. And ultimately what is happening? If businesses and laws are also to become perception and not what law actually means, then we all lawyers will all become redundant. Why? Because we interpret the law, we understand the law as it is. We don't understand what is the perception of the law. That is something which we will never be able to decide, because every person will have his own perception. Different judges may have their own understanding of a situation unless they are shown the law. If they see the law, the more chances are that they will follow it. So therefore, is it not the need of the day to not read law as perception, but read law as it is? This is what is definitely required. We all need to now start debating on the rights of even the wrong people. They may have lesser rights, but they still do have the rights, because justice is not only to be done, it should also look to have been done. And we as a democracy have not chosen the barbaric system of giving punishments कि अच्छा इसने कुछ किया है, हाँ जी इसने कुछ किया, उसकी गर्दन काट दो. ऐसा तो नहीं है ना हमारा सिस्टम. We are not living in that land. So this is what we all. अब मैंने आपको, लेकिन इसका नेक्स्ट स्टेप जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर स्टेटमेंट मेरे से साइन करवाई और आपको लगता है कि कुछ गलत हमने उसमें लिख दिया या लिखवा दिया गया, तो क्योंकि उसकी एविडेंशियरी वैल्यू मान रहे हैं कोर्ट्स, तो कृपया उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आपको उसको तुरंत रिवोक करना है, आपको उसको तुरंत उसको रिबटल उसका आपको डालना है. आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैंने इसको रिट्रैक्ट किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बहुत बार ऐसी गलती कर देते हैं कि उस समय पे स्टेटमेंट दे देते हैं, वो गलत भी होती है, वी अलाउ इट टू स्टैंड. तो वो एक तरीके से एक फाइनलिटी अचीव करके वो आप ही का डेथ नेल क्रिएट कर देती है. वो आपका मतलब वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि इट डज नॉट अलाउ यू टू कम आउट ऑफ दैट दिस थिंग. So it is very important to retract a statement immediately you get out of the pressure situation. ये एक बड़ा ही important aspect है. और अगर आपको लगता है कि जिन ऑफिसर्स के सामने आपने स्टेटमेंट दिया है उनके सामने रिट्रैक्ट करना मुश्किल है, तो आप उनकी इमीडिएटली हायर ऑफिसर्स या अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को लिखते हैं कि जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, बट हमारे पास न तो स्टेटमेंट की कॉपी हमें दी गई और हमारे से जिस तरीके से लिखवाया गया हमें नहीं पता कि हमने क्या लिखा है. तो वो हमने लिखा ही नहीं है, वो तो हमसे लिखवाया गया, तो हम उसे अग्री नहीं कर रहे. इस तरह की सिचुएशंस जब हो तो हमें ऐसा लिखना होगा. अगर मान लीजिए कि समवन योर असेसी कम्स टू यू एंड सेज कि जी इन्होंने ये जो मेरे से कुछ साइन करवाया, मुझे नहीं पता क्या लिखा था, तो वो रियलिटी आपको या तो उन्हीं के सामने या उनके हायर अप्स के सामने रखनी होगी, so that the statement is not read against. उसके अलावा बहुत बार थर्ड पार्टीज के जो डॉक्यूमेंट्स को रिलाय किया जाता है, उस केस में आप लोगों को उनका सबका क्रॉस एग्जामिनेशन राइट स्टेज 1 पे मांगना पड़ेगा. क्योंकि बहुत बार वो कहते हैं कि जब वहां गए, वहां हमें फलाना आदमी मिला, उस फलाने आदमी ने कहा यहाँ तो हमने कभी दुकान चलती नहीं देखी, यहाँ तो हमने कभी फैक्ट्री चलती नहीं, यहाँ तो कोई मशीन ही नहीं है. तो भैया आपने जिससे पूछा, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है, ऐसा बहुत बारी सामने आया है, क्यों उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंट है. ऐसा बहुत बारी सारे सेंट्रल एक्साइज रेड्स में ये देखा गया, बहुत सारे में देखा गया कि जो उन्हीं के ड्राइवर्स और हेल्पर्स थे, दे वर द पंच इन द रेड्स. तो वो तो उन्हीं के साथ आए हैं, उन्हीं के साथ जा रहे हैं. हाउ कैन दे बी कंसिडर्ड टू बी इंडिपेंडेंट विटनेसेस?
तो अगर वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है तो उनके सामने जो रेड कैरी आउट हुई वो इंडिपेंडेंट कैसे मानी जाए? ये सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट जवाब को खोजते हैं। और उसका पड़ोसी जिसके सामने 5 ऑफिसर्स पहुंच जाएं और उसको बोले कि ऐसा होता है, वो वैसे ही घबरा जाएगा। वो बोलेगा हाँ जी साहब आप बताओ, मैंने देखा तो कभी नहीं। So the point is that what is his motivation of saying something which favors you? His motivation may be more to say something which, so we all have to be extremely careful in asking the cross examinations. और अगर उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन फर्स्ट स्टेज पे नहीं दी तो कहीं ना कहीं आपका केस उससे मजबूत होता है। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लॉ धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, वो कई बार लोगों ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। बहुत से कोर्ट्स ने ऐसे ऑर्डर्स दिए जहां पर स्टेटमेंट्स को रिलेवेंट भी बताया, सब कुछ बताया, लेकिन कई बार ऐसा देखा मैंने कि वो स्टेटमेंट्स को रिलाय तो करा लेकिन किसी ने ये कोर्ट का ध्यान नहीं दिलाया कि एक सेक्शन ऐसा भी है कि कब रिलेवेंट होगी स्टेटमेंट। तो वो हमारे को जीएसटी लॉ में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि देयर इज अ स्पेसिफिक सेक्शन जो ये कहता है कि स्टेटमेंट के रिलेवेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा। वो सेक्शन 136 में लिखा है। वो बोलता है कि अगर अ स्टेटमेंट इज मेड एंड साइंड बाय अ पर्सन ऑन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू एनी समन्स इशूड अंडर सेक्शन 70 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी और प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट shall be relevant for the purpose of proving in any prosecution for an offense under this act the truth of fact which it contains। तो देखिए प्रोसिक्यूशन के लिए रेलेवेंट करने के लिए उन्होंने बोला ये रेलेवेंट तभी होगी जब या तो वो पर्सन who made the statement is dead or cannot be found or is incapable of giving evidence or kept out by way of adverse party whose presence cannot be obtained। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला बड़े ध्यान से देखें। When the person who made the statement is examined as witness in the case before the court and court is of opinion having regard to circumstances, the statement should be admitted in evidence in the interest of justice। तो यानी अगर किसी से स्टेटमेंट लिखवाई गई उसकी एविडेंशियरी वैल्यू तब होगी किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में जब उस जने को बुला करके विटनेस बनाया जाए, उसको एग्जामिन किया जाए और उसकी एग्जामिनेशन करने के बाद वो क्रिमिनल कोर्ट को लगे कि यस हमें इसको एडमिट करना चाहिए। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो मोर और लेस स्टैट्यूट ने ही एक प्रोसीजर दे दिया कि आप स्टेटमेंट को एज सच तो रेलेवेंट है ही नहीं वो जब तक आप उसकी विटनेस नहीं कर लेते, या जब तक कोर्ट ये नहीं लिख देती कि भैया दिस पर्सन इज डेड and therefore we are relying on this statement। So maybe in that case what will happen, that only time will tell। And before the criminal courts I am more sure than the tax courts or rather tax officers that they are conditioned by following the criminal law, and the well understood criminal law is that the statements given before the officers should not be relied। So they would ordinarily go with those testimonies which have been given before the court, and that too after proper cross examinations। So that is how criminal trials should and would go on। But the problem is that these are pre trial arrests और ये सब चीजें वहां पर यूज करी जा रही है। उसके लिए जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ चीजें तो डेफिनेटली हैं ही कि हम लोग अपनी स्टेटमेंट्स को रिट्रैक्ट कर लें और अगर कहीं पर भी फैक्चुअल एरर्स हैं एरोनियस स्टेटमेंट्स ना दें, जहां पर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो समय लें, समय लेकर बाद में दोबारा जवाब दें। और अगर बिल्कुल वेग समन्स आ रहे हैं तो उनको लिख के रिक्वेस्ट करें कि जी आप हमें बुला तो रहे हो पर कुछ तो बताओ ताकि हम उतना तो तैयार करके लाएं आपके पास। आप हमसे कहते हैं टू एग्जामिन और टू टेंडर स्टेटमेंट, लेकिन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इशू, बिकॉज आफ्टर ऑल द लॉ सेक्शन 70 itself refers to an inquiry। If we don't know what is the subject and topic of inquiry, what do we know as to why we are coming to you? That's important for us। So these are all issues that arise, but definitely as I mentioned, because there is no procedure that has as such been established in respect of these cases, therefore what happens is that it becomes I would say a source where many people feel harassed, many people feel, and more importantly professionals
are feeling that we are unable to help our clients. So, समन से रिलेटेड राकेश जी, आप कुछ और कोई भी और कुछ कहना या पूछना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ब्रॉडली, हाँ, उसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अपने लोग प्रेजेंट होना चाहते हैं, तो उसमें लॉ यही है कि कंसल्टेंट्स एज सच इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रेजेंट नहीं हो सकते, हियरिंग रेंज में तो हो नहीं सकते, विजुअल रेंज में जरूर कोर्ट्स ने परमिट किया है कि आप देख तो सकते हैं कि प्रोसीडिंग चल रही है, यू आर सीइंग द थिंग्स दैट। और उसके अलावा आपको एक बात और याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स में इन कैमराज रिकॉर्डिंग की बात और उसकी सीसीटीवीज की बात करी है, और बाकी उसके लिए कुछ समय भी शायद एक्सटेंशन का दे दिया है, मुझे एग्जैक्टली एकदम याद नहीं आ रहा। इफ आई रिमेंबर करेक्टली दे हैव गिवन सम टाइम फ्रेम टू डू इट। ये सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के यहाँ पे होना चाहिए। बट एज आई वाज मेंशनिंग, द डिफिकल्टी इज दैट whatever is applicable to an SSC immediately gets translated into the system with penal consequences. अगर वो वैसा ना करे, there are authorities and courts to enforce everything against the SSCs. But when it comes to something to be done by the government and their bureaucratic machinery, there is no face for non-doing anything. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पीछे एक ऑर्डर पास किया, आप सबको मालूम है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन के केस में, जहां पर लोगों ने रिलीफ मांगा था कि बैंकिंग सिस्टम में इंटरेस्ट का रिलीफ चाहिए कोविड के कारण, फलाना, कई सारे बहुत सारी प्रेयर्स थी। तो उसमें एक छोटी सी प्रेयर को सुप्रीम कोर्ट ने माना, वो ये थी कि आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। उसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई थी वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट सिर्फ 2 करोड़ तक के लोन्स वालों के लिए बनाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट नो, दिस 2 करोड़ लिमिट इज आर्बिट्ररी, व्हाई ओनली 2 करोड़, व्हाई नॉट 3, व्हाई नॉट 5? एंड अब उसका क्या होगा, जो अभी तक जिसका एक दिन पहले 2 करोड़ हुआ है, या उसका क्या होगा जिसका एक दिन पहले 2 करोड़ 1 लाख हुआ है? सो ऑल दोस कंसिडरेशंस द एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट लुक, ये 2 करोड़ की लिमिट गलत है, एंड दे डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू give the benefit of not there is no liability of interest on interest for all loans. अब आप देखिए कि उस जजमेंट को आए काफी समय हो गया, बट अगर आप बैंक से फॉलो अप करेंगे कि क्या हुआ, तो वो सिंपली ये कहते हैं कि जी फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले हमारे को पैसे देंगे, उसके जब उनकी तरफ से कोई लेटर आएगा, कोई डीओ आएगा, तो हम पास कर देंगे। सो जस्ट सी हाउ can you have any relief against that for non-performance of the Supreme Court order? Likewise, even in this camera kind of a situation, these are all very complicated aspects where it's becoming very difficult to ensure that these public authorities and the government, the executive, they also perform their part, their duties, which are provided under the legal provisions. So वो कैसे किया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिबेट बनती जा रही है। और कोई भी सिस्टम अगर उस लेवल तक पहुंच जाए जहां पर वो बिल्कुल ही चरमरा जाए, जहां पर लोगों को ये समझ में आने लग जाए कि ये सिस्टम तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो आप सब समझते हैं कि वो बहुत जल्दी एक नया सिस्टम इवॉल्व होने के लिए एक दस्तक है। तो आई थिंक ये एक डिस्कोर्स हम सबको, एक डिस्कशन, एक अकाउंटेबिलिटी सभी लोगों की, टैक्स पेयर की भी और टैक्स मैन की भी, इसमें ये बहुत जरूरी है कि वो एक बैलेंस, वो एक म्यूचुअल लीगल फॉलो करना लॉ को, वो सब दोनों तरफ से होना चाहिए। तो ये मेरा समन्स के ऊपर डिस्कशन था। आप में से अगर इस बारे में कुछ भी ऐड करना चाहें या कुछ और फर्दर कुछ रह गया हो, उसे एड्रेस करने के लिए बात हो, तो बताएं, मैं उसको थोड़ा और कोशिश करूंगा। थैंक यू पुनीत जी। पुनीत जी, इसमें एक दो क्वेश्चन जो है कि जैसे आपने कहा
कि मान लिया मेरे को एक सम्मन आ गया, आप इंक्वायरी जो है वो प्रमोद जैन के अगेंस्ट चल रही है, और मुझसे एक सम्मन आ गया कि भाई आपके पास ये इनके डॉक्यूमेंट है, तो मेरे को वो डॉक्यूमेंट मैं लेके चला गया वहां पे। अब वो ये कहता है नहीं जी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके आओ, तो वो क्या वो मांग सकता है और नहीं मांग सकता, तो हमें अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस करना चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। राकेश जी, इसमें ना जैसे मैंने आपको वो वर्ड दिखाया सेक्शन 70 में, उसमें ये लिखा है प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और एनी अदर थिंग, गिव एविडेंस, प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और एनी अदर थिंग इन एनी इंक्वायरी। तो अगर उसके अंदर इंक्वायरी रेफर की हुई है कि इस इंक्वायरी से रिलेटेड मैं डॉक्यूमेंट मांग रहा हूं, और वो आपने जो उससे रिलेटेड थे वो दे दिए, अब वो उससे रिलेटेड नहीं आपके बिजनेस से रिलेटेड मांग रहे हैं, तो इसमें एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम या चैलेंज आता है, वो ये कि अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं कि वो आपसे रिलेटेड, इस इंक्वायरी से रिलेटेड नहीं है, तो इसके ऊपर बड़ा इजी काउंटर आर्गुमेंट ये होता है कि आपको कागज देने में दिक्कत क्या है, आप दोगे हम देख लेंगे वो रिलेटेड है कि नहीं, हो सकता है आप कह रहे हो कि रिलेटेड नहीं है पर अंदर जाके रिलेटेड हो जाए। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन की जो पावर्स हैं और उनकी रीडिंग इतनी वाइड क्यों होती है, उसका एक कारण ये भी है कि it becomes very difficult for a person who is sitting in power of judicial review, क्योंकि the person who is sitting before whom you will go would only be a high court. So while sitting in judicial review to analyze whether this is related to an inquiry or not is something which is slightly too much to ask for. तो गैप कहाँ है इसमें? गैप जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस में कम है, लॉ के प्रोसेस में ज्यादा है। लॉ को इस बात को थोड़ा क्लियर करना चाहिए, अदरवाइज दिस होल प्रोसेस बिकम्स अ पंडोरा बॉक्स, इट इज वाइड ओपन लाइक अ सी, व्हाटएवर वेरेवर यू वांट यू गो एंड टिप। तो वो जो है ना, दैट इज क्रिएटिंग दिस डिफिकल्टी। तो अब करने के लिए ऑप्शन लेकिन कुछ नहीं है आपके पास, आप एक ही दो ही ऑप्शन है, आप ये कहो कि ये तो टोटली अनरिलेटेड है जो आप मांग रहे हो, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, और आप उसको एक बिल्कुल क्लियर अंडरटेकिंग दे दो कि इनमें उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मेरे बिजनेस और आप इंक्वायरी इसकी कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी वो नहीं मानता तो ओनली आंसर यू हैव इज टू गो टू द हाई कोर्ट इन 226 जुडिशियल रिव्यू सेइंग दिस इज नथिंग टू डू विद इट। बट द प्रॉब्लम इज, डू यू थिंक दैट द बिजनेसेस from whom the questions are being asked can really approach the high court? The time, cost, energy, and whether the high court would really be able to exercise the power of judicial review in such like cases? It's like flooding judiciary with such like aspects where law should have done that. तो ये बहुत typical issues हैं। बब्बर साहब जुड़े हमारे साथ। बब्बर जी, जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। पुनीत जी, एक छोटा सा सवाल है कि आपको शोकस नोटिस के साथ में रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स तो दे देता है, लेकिन नॉन रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, तो कैन वी आस्क फॉर नॉन रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स? और अगर वो हम उससे मांग रहे हैं नहीं दे रहा, तो whether the courts will help us in getting those documents? सर आप तो खुद ही स्टॉलवर्ट हैं, आप मेरे से इस बात पे व्यू मांग रहे हैं तो मैं कोशिश कर देता हूं देने की। देखिए, नॉन रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट अगर ट्रू सेंस में देखा जाए तो जैसे मैं समझता हूं, ये कोई लीगल वर्ड तो कहीं यूज्ड है नहीं, रिलाइड नॉन रिलाइड, बट वो ये है कि मैं क्लियर कर देता हूं, फैक्ट्स क्लियर कर देता हूं। एक इंक्वायरी हुई, शोकस नोटिस इशू हुआ, हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई, कुछ ट्रांसपोर्टर्स की स्टेटमेंट ने कहा कि हमने कैरी नहीं किया, कुछ ने कहा कि हमने गुड्स कैरी किए। राइट। जो गुड्स कैरी किए वाली स्टेटमेंट है वो उसने यूज नहीं की, हमें सप्लाई नहीं की, ना ही रिलाई अपॉन किया। अब ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेरे से उसने सवाल किया ड्यूरिंग मेरी कोई इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि उस आदमी का ये विटनेस है, दैट डॉक्यूमेंट हैज बीन कन्फ्रंटेड टू मी इन इंक्वायरी। राइट। So when it has been confronted to me in inquiry, and that is useful to me to prove that there is a movement of goods, I have been asking him for 6 months to give me. Only remedy will be to go 226 again. Whether the court will be कोई इंस्टांस ऐसा या कोई केस लॉ हो कि नॉन रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स में भी
कोर्ट ने कहा, कोर्ट कहेगी वो रिलाई नहीं कर रहा, तू तुझे क्या चाहिए. But this document will be indirectly in my favor, and which is not a document which has not been confronted, it has been confronted. मेरे को ऐसा लगता है, वैसे तो जैसा मैंने कहा सर, आप बड़े खुद ही सीजन्ड और इतने सीनियर लॉयर हैं, हम तो आपसे ही सीखते हैं, लेकिन जो आप ये जो पॉइंट रख रहे हैं इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी एक केस ड्रॉप करती है तो वो इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स के बेसिस पे ड्रॉप करती है. तो इट इज नॉट ओनली इट्स नॉट अ प्राइवेट डिस्प्यूट, बट इट्स अ डिस्प्यूट वेयर the public authorities are involved, whose basic responsibility is to act fairly. And if there have been evidences with the authority which do not support their case, rather they defeat their case, it is not on them to be hellbound to create demands on you. It's on them. It's their duty to And we are put asking everything. We are writing letters to them. That's what I'm saying. So it's We have not written just- them 6 letters till today. मेरे को ऐसा याद आ रहा है And we have not replied the Shogas also on that हाँ, ground. उस पे Material मेरे को supply जो will not be able to give answers to SCN. मेरे को जो नियरेस्ट चीज उसमें मैं दो सजेशंस दे सकता हूँ सर. इसमें कोर्ट्स ने ऐसा कहा है कि इट्स नॉट योर ड्यूटी टू ओनली टैक्स बट ऑल्सो टू एग्जेम्प्ट. तो कई केसेस में ऑफिसर्स ने क्या किया, एग्जेम्पशन नहीं दी, तो कोर्ट्स ने बोला कि भाई तुम्हें देनी चाहिए थी उस समय एग्जेम्पशन. अगर एसएससी ने नहीं मांगी, उसे नहीं पता, तो तुम थोड़ी ना टैक्स लगा दोगे एग्जेम्प्ट चीज के ऊपर. सो हियर ऑल्सो इट वाज नॉट ओनली हिज ड्यूटी टू क्रिएट डिमांड but to decide the correct way. So if that is the case, it is his duty to prepare a show cause notice which is unbiased. Therefore, a public duty is there. Therefore, he must not only give those documents, he should have referred to them in the show cause notice. So by not referring them, by not making them a part of RUD, he is not discharging his duty. तो मेरे हिसाब से तो हमें show cause भी इस पे challenge शायद कर सकते. नंबर 2, RTI Shogas में time है ना, दोबारा फिर दे देगा, improve upon कर लेगा. We only want that document and to give in my reply that look, the entire consignment which is not a, some people have said there is a movement. So at least that that's what portion, I'm saying, sir. वो उसके लिए हम ये that कहेंगे portion you कि can उसकी leave, public and the duty. document is not secret because you have confronted me. I सीक्रेट do क्या not होता है सर? वंस द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर, उसके बाद वो ये थोड़ी कह सकता है कि मेरे को पता चला कि तुमने चलो, 100 थानेदार माल है, भेजा तो- था, वो नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें कि वो मेरे को पता लगा. ये क्या बात? ये कोई तो बैटर फिर वही है कि ये तो देते नहीं. नहीं, And तो SCN वो का फिर reply आप हमने किया नहीं. आरटीआई और रिट दो ही चीजें हैं सर. दो ही रेमेडीज है. दो ही RTI का remedies, फिर मुझे अपील वाला सिस्टम हो जाएगा, वो जाते रहो, वो बड़ा लंबा है. सर कोशिश तो करनी ही चाहिए. हाँ, कोशिश. कोशिश तो चलिए. करनी चाहिए. ठीक है. Right. ओके. जी सर, थैंक यू बब्बर जी. गिरीश जी, गिरीश उपाध्याय जी, हेलो गिरीश जी. सर 2 क्वेश्चन स्क्रीन पे है, अपनी जी एक बार देखना सर. हाँ, मैं देख लेता हूँ Q&A में. हाँ जी, हाँ जी. Assessee has got fake invoice and both invoices double taxation is there. If you are a party to that fraud, pay it. If you have knowledge, you had knowledge that these are fraudulent parties and you bought it, pay it. If you have really bought the materials or services, fight it. Challenge the provision and say that what kind of a situation is this? You can't catch the wrongdoer, you are catching me. As you just said that direction info investigation should be in camera. ये statement तो फिर भी in camera would only safeguard that they are following the basic decorums. That doesn't mean कि आपको सुना के वो statement लेंगे. Statement तो फिर भी वो in camera ले लेंगे. But the lawyer present would only be in the visual range. So I think this is all. अशोक जी, अशोक जी, अशोक अशोक जी. जी म्यूट पर है, म्यूट पर. अशोक जी आप म्यूट पर हैं. नहीं सर, हाँ बोलिए क्वेश्चन सर. तो सुन रहे हैं जी अभी तो. नहीं नहीं, ये एक और अशोक अरोड़ा जी. अशोक जी,
हेलो अशोक जी, चले सर, शायद सुन नहीं पा रहे, कोई नहीं पुनीत जी, ठीक है सर। मुझे लग रहा है कि और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, कोई पैनलिस्ट पूछना चाहे या कोई जितने पार्टिसिपेंट है वो पूछना चाहे, तो कोई भी आपको लगता है कि क्वेश्चन है संबंध से रिलेटेड। मैं ये कहूंगा कि पुनीत जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और जो कानून है उसकी बारीकियों को समझना बहुत आवश्यक है। मैं पुनीत जी सिर्फ एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जब प्रोसीजर किसी सेक्शन का स्टेब्लिश नहीं है तो क्या उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल के लिए जाया जा सकता है सर? हाँ, कुछ सिचुएशन में जाया जा सकता है, बिल्कुल जाया जा सकता है। और ये डिबेट्स और ये डिस्कशन तो होने बहुत जरूरी हैं। अगर ये नहीं होंगे तो लॉ इवॉल्व नहीं होगा। जी, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम लोग उसके अंदर हार जाएंगे या कैसे होगा, बट प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। हेलो, अशोक जी, जी सर। अशोक अरोड़ा जी, हाँ जी सर, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर, मैं लाइन पे हूँ। हाँ अशोक जी, जी सर। हेलो अशोक जी। अशोक जी आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए आप। अशोक अरोड़ा जी बोलिए प्लीज। हाँ अशोक जी बोलो, आपका क्वेश्चन क्या है? हेलो। हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछें सर। हाँ सर, नमस्कार। पुनीत जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार अशोक जी, नमस्कार। बताएं क्या प्रश्न है आपका। सर एक मेरे क्लाइंट को एक समन आया, उसमें समन में अंडर सेक्शन 70 उन्होंने भेजा कि जी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स और जो है ये डिटेल अपने सेल परचेज की ले दे सबमिट करिए। वो सर बना करके सबमिट करने गए, उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा जी ठीक है सर, अब आपकी ना ये, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा जी बताइए ये क्या है, वजह क्या है, कारण क्या है सर इसका, ये समन क्यों आया है बंदे को। हाँ, वो कहता है जी आपकी ये मतलब बोगस वो हुआ है। मैंने कहा सर बोगस डीलिंग तो ऐसा नहीं हो सकता, बट फिर भी आप अगर कुछ डिटेल दें बताएं। तो कहते हैं जी आप परसों आना, आपको टैक्स बता देंगे भी जमा कराना है जो आप DRC 03 में जमा कर दीजिएगा। तो सर जैसे गए, उन्होंने एक पार्टी का नाम बताया जी इसका है, तो कहते हैं जी आप इसका टैक्स जमा करा के ले आओ। मैंने कहा सर मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं जाके उस पार्टी से बोलूंगा, सामने वाली पार्टी से क्रॉस चेक करेंगे क्या है क्या नहीं हुआ है। तो सर ऐसे केस में मतलब सीधा अगर DRC 03 जमा करने के लिए कहा जाता है और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसे केसेस में सर क्या होगा, जबकि सामने वाली पार्टी का हमारे 2A में पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, डीलिंग हुई है, सब कुछ हुआ है, बैंक से पेमेंट है। तो ऐसे केस में सर क्या होना चाहिए या हो सकता है, या सामने वाली पार्टी ने क्या किया हमें नहीं मालूम। अशोक जी जो आप कह रहे हैं, जी सर। ये प्रॉब्लम आप ये समझिए कि मान लीजिए गोल्ड की ट्रेडिंग हो रही है। जी। गोल्ड 1 किलो देखा होगा आपने, इतना सा होता है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप समझ लीजिए पहले पार्ले जी का पैकेट आता था, तो वो जी सर। चुस चुस के इतना पतला सा रह गया ना, जैसे अच्छा वैसे आप जी। समझिए कि जो निरमा की साबुन की बट्टी है वो भी चुस जाए, इतनी पतली सी हो जाए, तो वो 1 किलो का गोल्ड होता है। 1 किलो के गोल्ड की कीमत कितनी होती होगी राकेश जी? 50 लाख है सर, मान के चलो मोटा मोटी। 50 लाख। तो अब अरोड़ा साहब, 50 लाख का सोने का ईंट एक जेब में, 50 का एक जेब में, 1 करोड़ रुपए का माल डिलीवर हो गया, चेक पेमेंट आ गई, बात खत्म हो गई, GST पे हो गया, बायर ने क्रेडिट ले लिया। अब वो जो सेलर था वो गायब हो गया, उसने सब शो किया, परचेज सेल सब दिखाया, भाग गया वो। कुछ भी हुआ होगा, या वो अवेलेबल है, टैक्स जमा नहीं कर पाया, या ज्यादातर केसेस में क्या है कि उसने पीछे से कहीं से खरीदा, उसमें कुछ लोग टैक्स ने जमा नहीं किए। अब मुझे ये बताइए कि मैं कैसे प्रूव करूं कि मेरे पास माल आया था। तो जो मैंने शुरुआत अपने डिस्कशन की करी थी, अब आपने इसमें
प्रश्न को बढ़ा के पूछा कि यार ये मेरे को बुला के कह दिया डीआरसी में जमा कर दो। हमें आश्चर्य क्यों हो रहा है अरोड़ा जी? क्योंकि पहले बुला के नहीं कहा जाता था, पहले एक नोटिस आता था, नोटिस के अंदर वो सारी बातें लिखता था, उसके पास क्या है, हमारा जवाब मांगता था, उसके बाद वो ये डिसाइड करता था कि वास्तव में केस ये वैलिड है या ये केस फर्जी वाला है, जो भी व्हाटएवर ही वांटेड टू डिसाइड, राइटली और रॉन्गली, पर कम से कम ऐसा नाटक तो होता था, जिसको बोलते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड आल्सो लुक टू हैव बीन डन। तो वो जस्टिस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो प्रोसीजर तो फॉलो होता था, तो हमें इतना खराब नहीं लगता था, और उसके बाद हम अपील में चले जाते थे, हमें उससे कोई झगड़ा नहीं होता। अब झगड़ा क्यों है? क्योंकि वो जिसने जरा सा कंप्यूटर के अंदर ये देख लिया कि इसकी तीसरी स्टेज में टैक्स पेड नहीं है, वो आपको ये कहता है कि आप टैक्स जमा करा दो, और खाली आपको क्यों कहेगा, वो पिछले वाले को भी कहेगा, उसके पिछले को भी कहेगा, और जिसने जमा नहीं करा उसको तो कहेगा ही। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जहां पर बिना शो कॉज नोटिस के वो एक टैक्स ना जमा कराने पे 3 लोगों से टैक्स ले सकते हैं, एंड बिना रिप्लाई लिए उनका, बिना अपनी पोजीशन उनकी क्लियर हुई ना मेरी क्लियर हुई, कुछ भी नहीं क्लियर हुआ? क्या ऐसा कह रहे हैं? तो ये प्रोसीजर डेफिनेटली फेयर प्रोसीजर तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन ये क्यों चल रहा है? ये धक्का 2 कारण से चल रहा है। पहला तो फ्रॉड इतना हुआ कि किसी कोर्ट ने इंटरफियर करना ही बंद कर दिया, इतना फ्रॉड हुआ। और दूसरा ये धक्का इसलिए चल रहा है कि पावर इतनी है कि आपको बुला के, और अगर 5 करोड़ पार हो गए तो अरेस्ट की पावर, नॉन बेलेबल अरेस्ट की पावर, और उसके बाद आप बेल लेके दिखा दो, एंटीसिपेटरी तो लेके ही दिखा दो। तो पूरा जो सिस्टम है, it's on the verge of collapsing. If it were to be extended only to those who have been held to be guilty, we have had no trouble. But जब ऐसे केसेस में भी ऐसा होता है तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम तो आती है, और यही प्रॉब्लम का आप जिक्र कर रहे हो। गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई प्रोसीजर लॉ में नहीं है। DRC 03 वो टैक्स है जो आप एडमिट कर रहे हो। अगर आप एडमिट नहीं कर रहे तो देयर इज नो सच प्रोसीजर, यू नीड नॉट इवन पे, यू कैन फाइट। सर मैं वही समझ नहीं पा रहा था कि अगर हम जमा कर देते हैं उनके प्रेशर में तो हमने एडमिट कर लिया इस चीज को। नहीं, फिर आपको सर, लिखित में देना पड़ेगा कि क्योंकि आप कह रहे हैं तो हम जमा कर रहे हैं, बट वी विल फाइट दिस आउट। फिर आपको ये कहना होगा। जी सर। जी राणा जी, थैंक यू सो मच सर। राणा जी, आवाज आ रही है राकेश जी मेरी? हाँ जी, मैं सुन पहले रहा तो नमस्कार सर। DTVA के नमस्कार। प्रेसिडेंट JS राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे राणा साहब, पहले तो उनका नमस्कार। अभिनंदन, स्वागत। सर प्लीज नमस्कार। राणा जी, गो अहेड विद योर क्वेश्चन। पुनीत जी और अग्रवाल, राकेश भाई, पहले तो मैं बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों को कि आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक चुन के इस पे हमारे को ज्ञान दिया। बहुत अच्छी तरह से पुनीत जी बता रहे हैं। और मेरा सर एक ये क्वेश्चन है कि हमारे जो डीलर के पास 2 सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, जो GST के ब्रांच से आते हैं, नेहरू प्लेस से, रात को 8-9 बजे करीब पहुंचते हैं। ये फरवरी की बात है कि भाई हमने आपका जो है कि आपकी जो रिटर्न देखी है उसमें कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं, चेंजेस हैं, या आपस में मेल नहीं खा रही, तो आपका जो टैक्स बन रहा है आप करीब 70-75 लाख रुपए जमा करा दीजिए। तो उसके बाद मेरे को उन्होंने बुलाया, डीलर ने, मैं उनके पास गया तो वो 3 अधिकारी थे, 2 उसमें सुपरिटेंडेंट थे, एक इंस्पेक्टर लेवल का होगा। तो मैंने उनसे कहा भाई आप पहले तो ये बताइए कि आप किस पर्पज से, क्या मतलब है, ये कोई आपका उस पे आए हैं, रेड पे आए हैं या उस पे? बोला नहीं, हमारे को जो रिपोर्ट मिली है वो मिली है कि भाई ये सेल परचेज पूरी नहीं दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा आपके हिसाब से क्या निकल रहा है? तो उन्होंने 2017 से निकाला, 2017, 2018, 2019, 3 साल का उन्होंने। तो मैंने जब सब चेक करवाया उनको, तो उसमें फिर वो मान गए कि जैसे कोई रेंट आया हुआ था, तो मैंने कहा रेंट का एक अलग पार्ट है और ये रेंट प्रोफेशनल नहीं है, ये रेंट तो उनका एक अपने घर का रेंट आता है जो इनकम टैक्स में दिखाते हैं, GST से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर रात को 12 बजे 1 बजे करीब वो बोलते हैं कि भाई ऐसा है, हम आपको संबंध दे रहे हैं। तो मैंने कहा संबंध दे दीजिए, हम आ जाएंगे नेहरू प्लेस में सुबह। संबंध उसने एक कॉपी पे मेरे डीलर से साइन कराए, लेकिन वापस ले लिया। बोला कि ऐसा ना, अभी हमें दे दो वापस, इसलिए कि अगर कुछ आपस में एडजस्टमेंट करना होगा तो हम संबंध को डिस्ट्रॉय कर देंगे और क्या नाम है, आपको ऐसे ही हो जाएगा।
नेक्स्ट डे जो है मैं चला गया ऑफिस में और मैं जाके वो बात की तो उन्होंने बोला सर राणा साहब आप मुझे 10 लाख रुपए जमा करा दीजिए। तो मैंने कहा मैं 10 लाख कराऊंगा लेकिन मैं कराऊंगा इसको SGST और CGST के अंदर ताकि मैं इसको आगे यूज कर सकूं। तो खैर उन्होंने बोल दिया अच्छा ठीक है आप करा दीजिए। तो बात कुल मिला के 5 लाख रुपए हमने जमा करा दिए। अब उसके बाद मैंने कहा कि अब बोलने लगे भाई आप हमारे ना कुछ जैसे अनऑफिशियली होता है कि भाई हमारे को भी कुछ करा दीजिए। मैंने कहा जब आप हमें कोई ऑर्डर देंगे, बोला ऑर्डर हम कुछ नहीं देंगे। अब उस पे क्या हुआ, हमने 5 लाख भी जमा करा दिए और हमने उनको अब उनके बार बार फोन आ रहे हैं मेरे डीलर को कि भाई हम आपको संबंध दोबारा दे रहे हैं आप आइए। तो मेरा क्वेश्चन सर ये है कि ये किस टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाले कि मतलब हमारे को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लीगली चल रहे हैं या ये एक तरह से हमारे प्रेशर डाल रहे हैं, फोर्स डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे को प्रैक्टिस वालों को क्या करना चाहिए? राणा साहब, बद से बदनाम बुरा होता है और जो लोग ठीक नहीं कर रहे और ठीक तरीके अपना नहीं रहे, तो एज लीडर्स ऑफ द प्रोफेशन इट probably becomes our duty कि हम लोग ये बातें पब्लिक डिस्कोर्स में लेकर के आए। जी ये सवाल रेज हो कि भाई वास्तव में क्या प्रोसीजर है, लोगों को, डीलर को ये जानने का हक तो है ना। प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले एक टैक्स का वो इशू करा था, क्या बोलते हैं उसको, चार्टर। इट वाज रिलीज विद अ लॉट ऑफ फैनफेयर कि जी हमने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट किया है। तो क्या चार्टर है गवर्नमेंट का समन्स इशू करने को लेके? क्या चार्टर है गवर्नमेंट का समन्स को प्रोसीड करने के लिए? और क्या चार्टर है समन्स पे टैक्स जमा कराने के लिए? और क्या चार्टर है समन्स के बाद अरेस्ट करने के लिए? कुछ ना कुछ तो सामने आए। ये कोई चूहे बिल्ली का खेल तो है नहीं। जी There has to be rule of law, and if it is all anarchy, if there is no procedure, so then it's let somebody say that we do not have the procedure. Is it all discretion to the extent that no one can understand how that discretion is being exercised? ये तो issues आप लोगों को रेज करने पड़ेंगे राणा साहब, तो मतलब बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज तो आप ये समझ लीजिए कि it will be a total state of anarchy. डेफिनेटली। तो इस टाइप ऑफ केसेस कोई टाइम बाउंड होता है सर मुनि जी कि कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं। टाइम तो नोटिस देने के लिए है ना राणा साहब, वो तो बहुत लंबा समय है। एनुअल रिटर्न से 3 साल 2.5 साल का समय है नोटिस देने का, नॉन फ्रॉड केसेस में पर 2.25 साल। पर मैंने तो आज तक कभी कोई नॉन फ्रॉड केस मानते हुए नहीं देखा डिपार्टमेंट। तो नोटिस इशू तो वो 4.5 साल तक कर सकते हैं एनुअल रिटर्न की डेट के। वो एनुअल रिटर्न तो आपको याद होगा जनवरी 2020 में गई है 17-18 की। तो वो जो उनके पास समय है वो 4.5 साल है जनवरी 2020 से, मतलब जुलाई 2024। और उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने ये लिमिटेशंस को एक्सटेंड किया हुआ है अंटिल फर्दर ऑर्डर। 1.25 साल 1.5 साल का पीरियड उसमें निकल चुका है और 6-8 महीने और निकल गए अगर तो 2 साल और। तो आप समझिए कि 2026 तक तो वो 17-18 के नोटिस दे सकते हैं। तो ये तो नेवर एंडिंग टाइप की सिचुएशन हो गई है। एक क्वेरी और है बस कि क्या हमको संबंध ले लेने चाहिए अगर वो संबंध देते हैं? आपके पास ये चॉइस थोड़ी होती है कि आप संबंध ना लें, ये तो चॉइस नहीं होती। नहीं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि भाई संबंध तो हम आपको देने आ रहे हैं। मैंने कहा हमने तो मना किया ही नहीं है। अगर संबंध देना चाहो तो एक ऑफिशियली जो वे है संबंध देने का वो दे, हम उसको रिसीव करें, उसका रिप्लाई देंगे। हाँ करेक्ट। समन का मतलब यही होता है कि एक नोटिस है कोर्ट का कि आपको आकर के कुछ एविडेंस देना है या स्टेटमेंट देनी है। यही तो समन का अर्थ है। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू राकेश अग्रवाल भाई, थैंक यू। हाँ जी थैंक यू। पुनीत भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने क्वेश्चंस को अच्छी तरह टैकल किया। और क्योंकि लॉ इवॉल्व हो रहा है, वैसे तो कस्टम और आप जैसे आपने बताया और सर्विस टैक्स में ये था, लेकिन मेरा ख्याल थोड़ा सा कुछ अलग था, उसमें अटके था थोड़ा सा कहीं ना कहीं
फेरबदल हुआ है इसमें सेक्शन 70 में, चलिए उस वो तो डिस्कशन का पॉइंट है, वी विल डिस्कस इट। और हम सब प्रोफेशनल को आगे आना पड़ेगा, खासकर जो राणा भाई हैं या और जो लीडर हैं बार के, उनको सबको मिलके जो है वी हैव टू अप्रोच द गवर्नमेंट एटलीस्ट इन केस ऑफ समन्स, एटलीस्ट इन केस ऑफ द राकेश जी, ये इतना टफ नहीं होता अगर सरकारों के पास रिटर्न में टैक्स प्रोफेशनल्स के या बार के सजेशंस जाते हैं तो हम लोग ये नहीं मान सकते कि सरकारें उन्हें देखती हैं। और सभी लोगों के ऊपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही ऐसा होता है कि शब्द जो है ना वो बहुत महत्व रखते हैं। अगर ऐसा ना होता तो इतने बड़े बड़े हमारे जो नेता थे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर इतनी बातें लिखी क्यों उन्होंने अखबार चलाए, क्यों उन्होंने पर्चे लिखे, क्यों उन्होंने लेख लिखे? उसके कारण यही थे कि एक पब्लिक ओपिनियन बनाना बड़ा जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये बात तो कही गई कि बिजनेसमैन चोर है, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि चोरी करवा कौन रहा है। ये सबको मालूम है कि चोर कौन है और किसी को भी चोर कहना बड़ा आसान है। तो ये सब चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत मंथन करने की जरूरत है कि राकेश जी बिल्कुल आपके साथ करेंगे, जब भी आप हमें कहेंगे हम आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है पुनीत भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस enlightening deliberation. And now I request Pramod Jain ji to give a formal vote of thanks. प्रमोद जी। तो प्रमोद जी बोले उससे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने टैक्स के माध्यम से मेरे को ये चांस दिया और अपॉर्चुनिटी दी आप सबके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रमोद जी प्लीज। सर पुनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जब भी हम बुलाते हैं आप तैयार रहते हो हमारे लिए, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी बात है कि हमारे दोस्त पुनीत जैसी है जो जीएसटी के अंदर आज हस्ती बने हुए हैं और सब जानते हैं पुनीत जी को। और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंटों ने पार्टिसिपेट किया है हम सबका धन्यवाद करते हैं। और आगे भी टैक्स प्लेनेट की मीटिंग ऐसे चलती रहेगी और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे भी हमारे साथ जुड़िए और इस टैक्स प्लेनेट को बहुत आगे बढ़ाइए। धन्यवाद सबका आप लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।